हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो सीडीपी का आपका सेक्शन है एमपीटेड ग्रेड 3 के लिए आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं होपफुली 5 मार्च से। तो वहाँ पर जो 30 नंबर की सीडीपी आपसे पूछी जाती है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग लगातार क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए और मिस मत कीजिए, क्योंकि हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है जो एमपीटेट का जो पेपर हुआ था वर्ग 3 का वो 2011 में हुआ था। इसके अलावा अभी तक कोई पेपर आपका हुआ नहीं है। तो इसके लिए हमें अलग अलग स्टेट को कवर करना पड़ेगा और अलग जो आपके ग्रेड 2 के पेपर हुए हैं एमपीटेट के उनको कवर करना पड़ेगा। तो आप लोग इन प्रैक्टिस क्लासेस के साथ में जुड़े रहिए। अगर आप एमपीटेट, राजस्थान टेट या सीटेट या अपकमिंग किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और आपको भी एक आइडिया लगेगा कि आपने अपनी तैयारी अभी तक किस दिशा में की थी और किन सेक्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देने की अभी ज़रूरत है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए और हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ताकि अगर बाद में आप रिवाइज करें तो बहुत लंबा सेशन ना हो जाए। ओके, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, लास्ट में अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। ओके, और अगर आपका कोई जो फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उनके साथ में भी इन क्लासेस को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन क्लासेस का लाभ उठा सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। वन मोर थिंग कि अगर आप लोग कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कंप्लीट सीडीपी कोर्सेज चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग इसको आंसर कीजिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि विषय आत्मबोधन परीक्षण थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट खाली स्थान के द्वारा रूपांकित किया गया था। मतलब टीएटी जो टेस्ट है आपका वो किसने दिया हुआ है? तो ऑप्शंस आपके हैं आइजेंक और आल्पोर्ट ने दिया है, या ऑप्शन नंबर बी है गॉल्टन और क्रिश्मर ने दिया है, या ऑप्शन नंबर सी है युंग और शेल्डन ने दिया है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है मरे और मॉर्गन ने दिया है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें इसको। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा मरे और मॉर्गन, क्योंकि सबसे पहले जो टीएटी पे टेस्ट किया था, जो परीक्षण दिया है वो मरे ने दिया था। बाद में संशोधित करके इनके सहयोगी बने थे मॉर्गन। तो ये मरे और मॉर्गन ने आपको दिया हुआ है टीएटी टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट है। और ये साथ ही साथ एक प्रक्षेपी परीक्षण भी है, यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट भी है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 10 कार्ड मेल के होते हैं, 10 फीमेल के होते हैं, 10 दोनों के होते हैं और एक आपका प्लेन कार्ड होता है। ओके, और इसके अलावा इसमें एक कहानी के द्वारा आपकी पर्सनालिटी को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, आपके बारे में जाना जाता है। ओके, तो ये था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। बाकी के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि आइजेंक ने क्या दिया है, आल्पोर्ट ने क्या दिया हुआ है, और गॉल्टन ने क्या दिया है, क्रिश्मर ने क्या दिया हुआ है, युंग और शेल्डन ने क्या क्या दिया हुआ है, कौन सी थ्योरी दी है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, और अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि इन्होंने क्या दिया है तो भाई तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है आपको। ओके, आइए अगला देखिए यहाँ करके। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग कि आप एक बाल चिकित्सक हैं। 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। पहली बात तो ऑटिज्म जब बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो दूसरों से बातचीत नहीं करता है, बच्चा आत्म केंद्रित होता है, खुद में ही सीमित होता है। ओके, तो आपने इस बालक को आकलन के लिए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उस बच्चे की माँ को समझाने की आवश्यकता है। तो उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की अधिक संभावना है? मौखिक प्रस्तुति कौशल, मौखिक अवधारणा कौशल, या ब्लॉग डिजाइन या अमूर्त चिंतन। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से भी बता दीजिए।
हाँ, तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ब्लॉक डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बच्चे लाइक मंद बुद्धि या प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है या ऐसे जिनको कोई भी डिसऑर्डर टाइप का है, तो वो बच्चे ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो कि आपका टेस्ट होता है बुद्धि का, ओके, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आप पता कर पाएंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा बेहतर तरीके से एसेस कर पाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में और आप आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि लिंग खाली स्थान रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स खाली स्थान रूप से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर आपसे जेंडर के बारे में बोला है कि जेंडर क्या है भाई, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि सेक्स यानी कि मेल और फीमेल ये क्या होते हैं, कैसे हम डिटर्मिनेट करते हैं इसको। तो ऑप्शंस है हियर, सामाजिक और सांस्कृतिक, या जैविक और सामाजिक, या जैविक और पर्यावरणिक, या सांस्कृतिक और जैविक। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए भाई। हाँ, आंसर कर दो। तो अगर हम बात करें जेंडर के बारे में, तो आपको पता है कि लिंग एक सामाजिक संरचना है, ओके, क्योंकि समाज हमारे रोल को तय करता है, लड़कियां क्या करेंगी, लड़के क्या करेंगे, इनके कौन से काम हैं, ओके। हाँ, अगर सेक्स के बारे में बात करें मेल एंड फीमेल, तो ये बायोलॉजिकल होता है आपका, ओके, जैसे हम जानते हैं लाइक जैविक के नाम से। तो कौन यहाँ पर सही फिल हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक दोनों सेम टर्म में आपके आ जाएंगे। तो जेंडर तो भाई जैविक होता नहीं, उल्टा आपका हो गया, तो ये दोनों आपके आउट होंगे। बचेगा हमारे पास में फोर्थ, तो लिंग सांस्कृतिक या सामाजिक कह सकते हैं, और सेक्स आपका ये जैविक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, ओके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है निम्न के रूप में जाना जाता है। मतलब जो एक मीनिंग प्रोवाइड करें, ओके, नियमों पर भी है, मतलब प्रॉपर सेंटेंस भी हम यूज कर रहे हैं और एक अर्थ भी उसका निकले, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, वाक्य है, फिनम्स है, शब्द है, या सिमेंटिक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर आप लोग मुझे कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नियमों का एक सेट जो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए राधिका खाना खाती है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ राधिका खाना खाती है, तो आंसर कीजिए क्या एक नियमों में लिखा हुआ है, प्रॉपर सेंटेंस लिखा हुआ है, कर्ता कर्म क्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक अर्थ भी निकल रहा है, क्या खाना खाती है, तो प्रॉपर अर्थ भी निकल रहा है। तो इसी चीज को हम जानते हैं किस नाम से, अर्थ विन्यास के नाम से हम जानते हैं, और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। और एक टर्म आपने सुनी होगी जिसको हम जानते हैं वाक्य विन्यास के नाम से। तो वाक्य विन्यास का मतलब होता है एक जो सेंटेंस वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हो, जैसे ये लिखा हुआ है, ये नहीं कि राधिका खाती है खाना, वो गलत वाक्य विन्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। त्रिशा एक 8 वर्षीय लड़की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा कि लड़की 8 वर्ष की है, जो आत्मविश्वास से अंक गणितीय कार्य करती है, जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना और घटाना शामिल है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता त्रिशा को अवधारणा समझने में सक्षम बनाती है। तो भाई विकेंद्रण है सॉरी संरक्षण है, तार्किकता है, या विपर्यता यानी कि रिवर्सिबिलिटी है। तो त्रिशा एक 8 वर्ष की लड़की है, मीन्स बच्ची आ गई किसमें, कॉन्क्रीट स्टेज में आ गई पियाजे के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर अंक गणित के काम कर रहे भाई, नंबर वगैरह अर्थमेटिक के टास्क कर रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, अपना तर्क लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। तो आप सबको पता है कि तार्किक क्षमता भी मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्ची में आ जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग थर्ड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, और ये जो रिवर्सिबिलिटी का गुण होता है वो पियाजे के किस स्टेज में आता है, ओके। तो आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। 3 वर्ष तक बच्चा खाली स्थान बोलने में सक्षम होता है। तो भाई अक्षर को, या व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द को, या केवल शब्द को, या कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द को, मतलब जो 3 साल का बच्चा है, ओके,
वो किस तरह से बोलने में सक्षम होता है। तो आंसर कीजिए भाई। देखो ग्रामर के बारे, देखो ये चीजें तो बच्चा बोलना शुरू कर देता है शुरुआत में। तो ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर तो वो 6 साल के बाद में एक प्रॉपर तरीके से बच्चा क्या करता है, वाक्य बोलता है और 14 मंथ में एक मीनिंगफुल वर्ड बोलता है। 3 वर्ष तक बच्चा कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलता है, जो चीजें फंक्शन करती है, मतलब है ना, लाइक मम खाना या है ना भूख लगी, तो ये चीजें जो मतलब उसके यूज की हैं, जो वर्क करती हैं, उनके बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 4th हो जाएगा, फंक्शनली कंप्लीट वर्ड। ओके, तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर कीजिएगा और देखते हैं कौन कौन बच्चा सही आंसर करता है। ओके, तो हाँ, अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग खाली स्थान मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट लेवल है आपका अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में, उससे प्रश्न आपका है ये कि सुरक्षा की आवश्यकता है, या ऑप्शन नंबर बी है संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता है, या ऑप्शन नंबर सी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, या ऑप्शन नंबर 4th है सम्मान की आवश्यकता है। तो भाई करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 3rd, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब आपने अगर मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है तो मैस्लो की थ्योरी को हम जानते हैं पदानुक्रमिक मांग की सिद्धांत के नाम से, ठीक है। मोटिवेशन में ये थ्योरी है, अभिप्रेरणा में मानवतावादी सिद्धांत है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इनकी थ्योरी। अगला अगर हम जाने तो भाई नाभिकीय आवश्यकता के सिद्धांत है इनकी थ्योरी, ठीक है। कई सारे नाम है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, यही सिद्धांत आपका कहलाता है डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो ये चीजें हो गई। तो सबसे शुरुआत में जो जरूरतें हमारी होती हैं वो बायोलॉजिकल नीड होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं सबसे निम्न स्तर पर होती हैं, लाइक भूख, प्यास, नींद वगैरह, ओके, आराम करना। फिर हमारी आवश्यकता आती है सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब कि अभी सेफ्टी वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। अभी जब ये नीड हम पूरी कर लेंगे तो उसके बाद में अब हमें चाहिए कि प्रेम की आवश्यकता आती है, ठीक है। अभी प्रेम लगाओ, दोस्त यार, ये सब आपको चाहिए। और फिर आपको चाहिए होता है भाई सम्मान की आवश्यकता आपकी आती है। और फिर जब हम इन सभी पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं तब आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व यथार्थीकरण। तो इस सिद्धांत को हम स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर 3rd होगा आपका। ये जो दोनों आपके लेवल हैं ये हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, ओके, और ये दोनों आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? तो ऑप्शन है गहरा स्तर संसाधन, या बी है आंशिक संसाधन, या सी है विस्तृत संसाधन, या डी है उथला स्तर संसाधन। तो भाई किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं? ओके, तो आप आंसर कीजिए, मतलब शैलो लेवल। ओके, ऊपर ऊपर ही किसी चीज को हम रिटेन या है ना दिमाग से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बता दो भाई। हाँ, शैलो लेवल हो जाएगा, उथला स्तर हो जाएगा। आपको ये मैं बता दूं कि ये जो थ्योरी आपको दी हुई है, एक शैलो लेवल और एक डीप लेवल, तो ये थ्योरी आपको दी हुई है किसने, क्रैक एंड लॉकहार्ट ने। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और एक ये लेवल आपका है, राइट। इस यहाँ पर आपसे सतही पूछा था, जब डिटेल में या गहरा पूछता तब आपका आंसर डीप लेवल प्रोसेसिंग होता, ठीक है। द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल जो थ्योरी है मेमोरी में, वो क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दी हुई है। 2 लेवल है, शैलो लेवल है और डीप लेवल है। शैलो लेवल में जब हम ऊपर ऊपर चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, और बी अगर हम बात करें डीप लेवल की, जो हम डिटेल में चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसको एक नए फोन का वादा किया गया था? ओके, तो ऑप्शन है आपके नकारात्मक पुनर्बलन, या नकारात्मक दंड, या सकारात्मक पुनर्बलन, या सकारात्मक दंड, या सकारात्मक पुनर्बलन। तो आंसर करो भाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम अगर अच्छे है ना, मतलब एमपी रेट में भाई 130 प्लस लाओगे ना, तो मैं तुम्हें एक आईफोन गिफ्ट करूंगी।
ओके अगर आप लेकर के आते हैं एमपीडेट में 130+, ओके और आपका होता है सिलेक्शन, तो मैं तुम्हें दूंगी क्या, एक आईफोन प्लस। तो तुमने लेकर के आया, अच्छा प्रदर्शन किया, 130+ तुम लेकर के आए भाई, तो ये क्या हुआ, एक सुखद साचर्य हुआ, है ना, मतलब अच्छा लगा, पॉजिटिव फीलिंग थी। तो यहाँ पर ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और मगर मैं अगर उल्टा कह दूं कि अगर इन केस तुम एग्जाम में फेल हुए या अच्छे नंबर नहीं लाए तो तुम्हारी होगी कुटाई, तुम्हें मिलेगा पनिशमेंट, तुम्हें मैं डांटूंगी, तो वो दुखद साहचर्य हो जाता और वो आंसर क्या होता, तब आंसर होता नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ए हो जाता। ओके चलिए, तो दंड वगैरह तो इसी के अंदर आ जाते हैं, पुनर्बलन के अंदर। ओके पुनर्बलन के दो ही प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव में प्रशंसा करना, कोई उपहार देना, गिफ्ट वगैरह देना, नेगेटिव में क्या, डांटना, मारना बच्चे को, ये चीजें आती हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, यानी कि हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, युग्मनज है या जीन है या निषेचित कोशिका है, क्रोमोसोम है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता की इकाई भाई क्या है। हाँ तो अगर हम बात करें हेरिडिटी की बेसिक यूनिट के बारे में, तो भाई ये राइट आंसर होगा जीन, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं, ओके जो गुणसूत्र होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं जीन, और ये ट्रांसफर करते हैं हेरिडिटी को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जीन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ओके आप आंसर कीजिएगा मुझको, कि XX क्रोमोसोम किन में पाया जाता है, XX क्रोमोसोम, हाँ तो ये पाया जाता है भाई फीमेल में। ओके और अगर मैं आपसे बात करूं कि XY क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा मेल में। ओके और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जेंडर को डिटर्मिनेट कौन करता है, लिंग को निर्धारित कौन करता है, तब आंसर आपका क्या हो जाता है, XY क्रोमोसोम, मेल क्रोमोसोम। ठीक है तो प्रोसेस क्या होता है, एक सेकेंड सॉरी, वेट अ मिनट, हाँ तो प्रोसेस होता है एग, देन स्पर्म, देन बनता है मिलकर जाइगोट, फिर होती है ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया। ओके ये प्रोसेस है आनुवंशिकता का। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। एक बच्चा अपने काम करता है, क्योंकि अगर वो काम करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा, और चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस देखने में समस्या हो रही है ना, तो आप प्लीज अपने फोन को रोटेट मोड में यूज कीजिए। ओके कमेंट बॉक्स को ओपन रखिए, रोटेट मोड में यूज कीजिए और आप लोग प्लीज आंसर कीजिए। मैं आप सभी के आंसर्स को मॉनिटर कर रही हूँ कि किसमें से कौन बच्चा क्या आंसर कर रहे हैं। ठीक है तो प्लीज ओनली राइट आंसर्स, और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, आपसे कितना बन पा रहा है, आपकी तैयारी किस दिशा में है, क्योंकि स्टेट टेट वाले जितने भी एग्जाम है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ओके चलिए, तो एक बच्चा अपने काम करता है, लेकिन अगर वो काम करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। तो चॉकलेट यहाँ पर कौन सा वर्ड है, मतलब अगर आप काम करेंगे, आप सीडी भी बढ़िया पढ़ेंगे, आप डेली आएंगे, तो मैं आपकी रोज तारीफ करूंगी। ओके तो यहाँ पर वो तारीफ कौन सा काम कर रही है भाई, क्रिया प्रसूत अनुबंधक है, दुष्कर उद्दीपक है, या प्रबलक है, तटस्थ उद्दीपक है। तो आंसर करो भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। हाँ तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं आपको क्या करूंगी, चॉकलेट दूंगी। तो ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट है जो आपकी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। आपसे बार बार हम रिस्पॉन्स करा सकते हैं रीइंफोर्समेंट के माध्यम से। ओके तो ये चीज हो गई। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमको दी हुई है किसने, स्किनर ने दी हुई है। पनिशिंग स्टिमुलस मतलब जो नेगेटिव स्टिमुलस, डांटना है ना, जैसे नहीं चूहे को स्किनर की थ्योरी में जो करंट लग गया था वो पनिशिंग, ओके नेगेटिव था। तो ये चीज न्यूट्रल के बारे में अगर बात करें तो पावलाव की थ्योरी में जो हमने पढ़ा था, जो बेल थी, ओके वो थी न्यूट्रल स्टिमुलस पावलाव की थ्योरी में। ओके चलिए, तो थर्ड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई। प्रयत्न एवं त्रुटि विधि किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो ऑप्शंस हैं आपके, थॉर्नडाइक है, कोहलर है, पियाजे हैं, या पावलोव है। अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, अगर ये भी नहीं बन रहा है तो मतलब फिर तो भाई बेड़ा गर्क है हमारा। चलिए,
तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो आपको दी है वो किसने दी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? थॉर्नडाइक हो जाएगा। ओके, इन्होंने कहा है कि हम बार बार एफर्ट करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर हम एफर्ट करते, गलतियां करते, एफर्ट करते हैं, तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, थॉर्नडाइक ने दी हुई है। इनके सिद्धांत को हम जानते हैं SR थ्योरी के नाम से, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नाम से, और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया हुआ था। कोलर के बारे में बात करें तो इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी हुई है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में, पियाजे के बारे में, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, 4 स्टेजेस बताई हैं उसकी। और पावलोव के बारे में बात करें तो इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी हुई है। ओके, जहां पर इन्होंने जिसे हम जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा प्लीज। आइए, इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया हुआ था। ओके, आइए, कोलर ने वनमानुस के ऊपर प्रयोग किया था। चलिए, हाँ जी, आइए अगला क्वेश्चन। एक छात्र जो अंक अर्जित करता है, अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है, तो वो किससे प्रेरित है? मतलब आप ये सोच रहे हैं कि भैया हम पढ़ लें CDP लाओ ताकि हमारे 30 में 29 नंबर बन जाए। ओके, तो अपनी नीड को जानने के लिए आंतरिक कारक है, बाहरी कारक है, या महारत लक्ष्य है? तो भैया जब हम कभी भी कोई काम करेंगे, लाइक आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, हाँ, और शेयर कर दो एक बारी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं किया है तो लाइक भी कर दो जल्दी से। ओके, हाँ, तो जब हम अंक अर्जित के लिए काम करें, मतलब अंक है, चॉकलेट के लिए काम कर रहे हैं, या कोई भौतिक वस्तु के लिए काम कर रहे हैं, या स्कॉलरशिप के लिए, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे होते हैं बाहरी कारक, बाहरी मोटिवेशन होता है। लेकिन यही अगर हम कह दें कि हमको ये चीज़ करना अच्छा लगता है, हमको ये चीज़ करने में इंटरेस्ट आता है, हमें ये करना, मतलब हम कुछ सीख रहे हैं इसको करने से, ओके, तब वो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, वहां पर आंतरिक कारक हो जाता है, इंटरनल फैक्टर काम करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए भाई। हाँ, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, बेसिकली इंग्लिश में आप अगर याद रखेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक जो कि आपका, हाँ, एक खाली स्थान बन जाता है, अननुकूलित अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, या अनकंडीशनड स्टिमुलस, या कंडीशनड स्टिमुलस, या कंडीशनड रिस्पॉन्स। अगर आपने पावलोव की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम उठाते हैं फूड को, यानी कि जो भोजन आपका है, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, अनकंडीशनड स्टिमुलस के नाम से, और इसके प्रति जो रिस्पॉन्स कर रहा है कुत्ता, जो पावलोव की थ्योरी के बारे में यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसे जानते हैं अनकंडीशनड हम रिस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ, जब हमने बेल को यूज किया, अब जब हमने घंटी को बजाया तो कुत्ते ने कोई लार नहीं गिराई, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो यही आपका था न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि तटस्थ उद्दीपक। अब जब हमने क्या किया, बेल के साथ में खाने को जोड़ दिया, हम बार बार बेल बजाते हैं और तभी खाना दे रहे हैं, तो बेल बाद में क्या बन गई थी आपकी, आंसर कीजिए। हाँ, तब ये बन गई थी कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि प्रानुकूली उद्दीपक। ओके, तो बाद में कंडीशनिंग के बाद बेल ही बन गई थी आपकी कंडीशनड स्टिमुलस, और इसके प्रति जो अनुक्रिया हो रही थी उसको जानते हैं हम प्रानुकूली अनुक्रिया यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स के नाम से, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो था जब फूड के लिए यहाँ पर लार गिर रही थी। ठीक है, तो ये वो था आपका। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पावलोव की थ्योरी से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज से बचा जाता है, ये खाली स्थान का उदाहरण है। या इनकेस अगर मान लो कि आप बहुत शोर कर रहे हो, अब मैंने क्या किया, उस शोर को रोकने के लिए कुछ काम किए, तो नकारात्मक पुनर्बलन है, नकारात्मक दंड है या सकारात्मक दंड है या सकारात्मक पुनर्बलन है, तो आंसर कीजिए भाई। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाँ, तो ये काम आपका हो जाएगा यहाँ पर नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, मान लीजिए आप कोई नेगेटिव व्यवहार दिखा रहे हैं, बहुत इरिटेट कर रहे हो आप, तो मैं क्या करूँगी, कुटाई लगा दूंगी। ओके, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपका हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आकर तो
कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। मतलब जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ओके, जब हम कोई सिस्टम या कुछ फंक्शन करते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेट होकर के काम करते हैं, तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। निरंतरता है, एकीकरण है, विशेषता है या विभेदन है। जैसे कि मान लो शुरुआत में तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों का यूज करते हैं और फिर हम सिर्फ उंगलियों का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, समन्वय हो रहा है। ओके, तो ये थ्योरी जो लागू होती है वो विकास का आपका कौन सा सिद्धांत है, इंटीग्रेशन थ्योरी है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। आइए अगला देखिए आकर के, कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों के द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है। तो बी ऑप्शंस आपके सामने है, संज्ञानात्मक है, संयोजनवाद है, व्यवहारवाद है या मानवतावाद है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा संयोजनवाद। ये आपको दिया है किसने, थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, जहां पर इन्होंने प्रॉपर क्या किया हुआ था, प्रॉपर प्रयोग किया हुआ था, बार बार रिस्पॉन्स करना, ये सारी चीज़ों की, ठीक है, तो ये काम किया हुआ था। और संज्ञानात्मक में कौन आते हैं, पियाजे आते हैं। व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक, पियाजे, सॉरी कोलर नहीं, पावलोव, स्किनर, ये सब लोग आते हैं। मानवतावाद में आपके आते हैं मैस्लो, कार्ल रॉजर्स, ये सब लोग आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। मतलब कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा हम इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचिंग स्किल नहीं यूज करते हैं ऐसा। ओके, तो निर्माणात्मक, उपलब्धि, योगात्मक या प्रदर्शन। तो समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, फॉर्मेटिव, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। रीज़न आपका ये होता है ताकि हम हर एक बच्चे के ऊपर फोकस करें। समावेशी शिक्षा में हमारे लिए हर एक बच्चा समान होता है, हम सभी को सेम अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं। ओके, आप लोग आंसर करते रहिए भाई, है ना, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, और शेयर करते रहो, शेयर करने में कमी नहीं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे इस एग्जाम की। ओके, तो शेयर कर दो, कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम तैयार कर ही रहे होंगे, शेयर कर दो आप लोग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन आपका है पेरेंटिंग स्टाइल से। ओके, ये क्वेश्चन है पेरेंटिंग स्टाइल से। अगर आपने परवरिश के तरीके पढ़े हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अनुमोदक है, परमिसिव है, असंबद्ध है, सत्तावादी है, आधिकारिक है। अब देखिए आकर के 4 टाइप्स होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल के। ओके, वैसे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा बी, अनइन्वॉल्व्ड होगा। ओके, 4 टाइप है पेरेंटिंग स्टाइल के। एक आपका होता है जिसे हम जानते हैं सत्तावादी के नाम से, ठीक है, ये जो आपका है। दूसरा एक हम जानते हैं जिसे आधिकारिक के नाम से। ओके, और तीसरा एक जिसे हम जानते हैं अनुमोदक के नाम से, और एक जिन्हें हम जानते हैं असंबद्ध यानी कि अनइन्वॉल्व्ड के नाम से। तो ये वाले जो होते हैं ना, ये बहुत कंट्रोल करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस आपसे जबरदस्ती फॉलो कराएंगे। तुमने ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, एकदम परंपरा प्रतिष्ठा। अगर आपने कोई रूल को फॉलो नहीं किया है, टूट गया, तो कुटाई कर देंगे, धुनाई कर देंगे, बहुत डांटते डपटते हैं, बच्चों को बहुत कंट्रोल करते हैं। ये वाले कैसे होते हैं, ये वाले थोड़े से फ्लेक्सिबल, मतलब रूल्स बनाते हैं, फॉलो भी कराएंगे, लेकिन इन केस अगर टूट गया आपसे तो मारते कूटते नहीं है ये वाले। ओके, सबसे सक्सेसफुल पेरेंटिंग स्टाइल यही है आपका। अनुमोदक वाले कैसे होते हैं, ये तो सिर पे चढ़ा लेते हैं बच्चे को एकदम। ओके, मतलब बहुत लाड़ प्यार, कोई नियम, मतलब नियम तो सेट करेंगे लेकिन पालन करने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं करते हैं उनको, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो जाती हैं। असंबद्ध, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, बस जो बेसिक नीड आपकी वो पूरी करा देंगे, इसके बाद आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं, ऐसे होते हैं। तो वही फिर बच्चे यहाँ पर कैसे, है ना, काम कैसे करेंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सबसे कम आपका होता है विकास होने का लाभ। आइए अगला देखिए आकर के,
छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए। मतलब कि अगर हमें बच्चे में क्रिएटिविटी को डेवलप करना है, कुछ नया निर्माण करना है ना, कुछ समथिंग न्यू, समथिंग ओरिजिनल, तो हमें फिर वहां पर क्या करना पड़ेगा भाई। तो ऑप्शन है आपके, एक शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक को रचनात्मकता के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देने चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक को स्वयं भी क्रिएटिव होना चाहिए। तो भाई देखो आकर के क्रिएटिविटी के बारे में बात करी है, तो टीचर का क्रिएटिव होने के बाद, ये तो चीजें बाद की बात हो गई, ठीक है, हटा दो, बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछना तो भाई बच्चे को इनकरेज करने के लिए होता है, प्रेरित करने के लिए होता है, हटा दीजिए। लेक्चर हम देंगे नहीं, बच्चा बोर हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, टीचर सेंटर्ड हो जाता है, इसको भी ऑफ कीजिए आप। तो शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, मतलब कि जो टीचर है वो बच्चों को फ्रीडम दे थोड़ी सी रिस्पॉन्ड करने के लिए, है ना, अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए भाई। चलिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है, लास्ट स्टेज कौन सी है। ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी पेशी अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पियाजे की थ्योरी में जो आपका सबसे लास्ट स्टेज है वो कौन सा हो जाएगा, हाँ, तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें से सबसे पहले स्टेज तो ये है जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है, दूसरी स्टेज आपकी ये है जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष होती है, तीसरी स्टेज आपकी ये है जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, एंड द फोर्थ वन इज कौन सी, 11 to 15। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई। शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो विकास होता है वो छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास होता है, मतलब कि अलग अलग समान विकास होता है, विकास की विभिन्न दर होती है, कोई विकास नहीं होता है। तो जैसे कि मान लो हाथ डेवलप हो रहा है, या ये डेवलप हो रहा है आपका खोपड़ी, है ना, या पैर, आपके पैरों की उंगलियों, तो क्या सेम रेट में डेवलप होते हैं, मतलब जितना बड़ा हाथ है उतने बड़ा सिर होगा, है ऐसा तो एकदम लंबा सिर हो जाएगा, जितने बड़े लेग्स हैं उतना ही होगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें, और हाँ डेवलपमेंट तो होता है, गलत लिखा हो, कहीं कहीं विकास का मतलब क्या है कि हाथ में नहीं हो रहा, पैर में हो रहा है, ये भी गलत लिखा हुआ। तो भी अलग अलग रेट में अपना अपना डेवलपमेंट होता है हर एक बॉडी के पार्ट का, ठीक है, सेम नहीं होता है। आइए अगला देखिए क्या कह रहे हैं। मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है, लेकिन मेरे पास में खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। मान लीजिए कि मुझे भाई क्रिकेट खेलना पसंद है, मतलब मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ओके, लेकिन मेरे पास में वो टॉलरेंस नहीं है उस चीज़ को, है ना, स्टैमिना नहीं है वो खेलने का, थक जाते हैं एकदम, परेशान, हैरान, हताश। तो अभिवृत्ति परीक्षण हुआ है यहाँ पर, कौशल परीक्षण हुआ है, उपलब्धि परीक्षण हुआ है, या बच्चे की बुद्धि परीक्षण हुआ है। अब देखो, जब खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं तो उपलब्धि परीक्षण तो हुआ ही नहीं होगा, क्रिकेट तो खिलाया नहीं गया होगा। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है ना, अभिवृत्ति परीक्षण हुई है वहां पर, कि आप पता लगा कि भैया आपको खेल में ज्यादा इंटरेस्ट है, ओके, वहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो आपने बताया होगा वहां पर कि मुझे ये खेल पसंद है, वो खेल पसंद है, वो खेल पसंद है, लेकिन खेलना तो वैसे ही नहीं आता, खेलना जाएगा तो इससे तब तो हम ये वाला टेस्ट करेंगे, है ना। हमने सिर्फ अभिवृत्ति परीक्षण किया हुआ जिससे हमें आपके इंटरेस्ट के बारे में पता लगा है, ओके, वो फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई। ये जो क्वेश्चन था ये कैंसिल हुआ है आपके एमपीटेड ग्रेड 3 के पेपर में, ओके, पर मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। बच्चे अक्सर माता पिता के बीच झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं, और पियाजे सिद्धांत इस विश्वास की व्याख्या करता है। स्वार्थ है, ए नहीं बी त्रुटि है, संरक्षण है, सर्वात्मवाद है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, भले लड़ाई किसी और रीजन से हो रही है, लेकिन बच्चे को क्या लगता है, मेरी वजह से हो रही है। तो जब हम क्या करते हैं, दुनिया में कितनी भी चीजें हो रही है वो सब मेरी वजह से हो रही हैं, है ना, ओके, वो मीम याद आ जाता है मुझको, मीम, एशिया की सबसे सुंदर लड़की कौन, मैं तो ऐसे करके तो ये चीजें हो रही, तो भैया बहुत सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, यहाँ पर बहुत आत्म केंद्रित बच्चा है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा ईगो सेंट्रिज्म है, जो कि आपका पाया जाता है पियाजे के सेकेंड स्टेज में, ओके, हाँ, सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित व्यवहार है, ओके। तो एनिमिज्म आप लोग मुझे बताएंगे कि किस स्टेज में एनिमिज्म जीववाद पाया जाता है बच्चे में, आंसर कीजिए भाई।
तो सेकेंड स्टेज में पाया जाता है, राइट, है ना, जब नॉन लिविंग में हम जीवन समझना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि भाई मध्य बचपन के दौरान जब हम फेल होते हैं या हमें फेलियर को फेस करना पड़ता है, असफलता को, तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे? संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं मतलब वो करते नहीं कि हमें फेल होना ही नहीं है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना है, या यह निश्चय करें कि नई चीज़ों को सीखना बेहतर है, नई चीज़ों को कोशिश करना बेहतर है। ये निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत नहीं है, न ही ऐसी स्थितियाँ जिसे अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं कर सकते हैं। या तो फोर्थ आपका होगा कुंठा और अपनी क्षमताओं के संबंध में अधिक निराशावादी हो जाते हैं। तो भाई लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा है, सॉरी मिडिल चाइल्डहुड में जब बच्चा है, ओके, तो यहाँ पर ये बच्चा फेल होता है। आंसर कीजिए मिडिल चाइल्डहुड की एज क्या होगी, बोलो। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा किस एज में होता है? हाँ, तो अगर बच्चा फेल हो रहा है तो ये चीज़ तो गलत हो गई भाई, करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, है कि नहीं? तो ये चीज़ भी आप हटा दीजिए, हालांकि ये चीज़ सही लिखी लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास में मौजूद है। अब कुंठा और अपनी निराशावादी ये भी हटा दो। तो भाई इसमें क्या होगा कि हम ये कंक्लूजन निकालें, हम ये निष्कर्ष निकालें कि अगर हम फेल होंगे तो वो चीज़ क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे हो गई नहीं, हम इस चीज़ को लर्न कर करके हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो ये नहीं जैसे सीडीपी में आप गलत कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपसे हो गई नहीं भाई, सीडीपी पढ़िए, आएगी आपको, ओके, इम्प्रूव होगा आपका। तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है, चेंज करना शामिल है, मॉडिफाई करना शामिल है, तो खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। साम्य धारण है, आत्मसातकरण है, संगठन है या आवास है? तो भाई आप सबको पता है कि जीन पियाजे की जो टर्म है जिसका नाम है एकोमोडेशन या समायोजन, ठीक है, तो इसे हम समायोजन के नाम से भी जानते हैं। राइटिंग पे भैया मत जाना, ठीक है, हाँ, सीडीपी की क्लास है, कोई राइटिंग कंपटीशन तो हो नहीं रहा है। तो फोर्थ करेक्ट आंसर होगा एकोमोडेशन। जब हम क्या करते हैं, अपनी पूर्व जानकारी को नई जानकारी के आधार पर संशोधित करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब हम चेंज करते हैं वो होता है एकोमोडेशन। लेकिन जब हूबहू हम ऐड करते रहें तो उसे हम कहते हैं आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, ठीक है। ये टर्म तो आपकी हो गई क्लियर। अब इस साम्य धारण का काम क्या होता है ये भी समझ लो आकर के। साम्य धारण समायोजन और आत्मसातकरण के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक टर्म संगठन भी पियाजे की थ्योरी में है कि जब हम ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जितनी भी मानसिक संरचनाएं होती हैं वो सब एक साथ मिलकर के ऑर्गेनाइज होकर के काम करती हैं, ठीक है। तो ये भी टर्म है। एक जो टर्म अनुकूलन दी हुई है ना, अनुकूलन, ओके, इसी के दो पार्ट होते हैं, समायोजन और समावेशन, ठीक। चलिए अगला देखिए, यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के एक साथ साथ रखा जाता है, मतलब कि 20 बिंदु को एक सीधी, मान लीजिए हमने 20 बिंदु लिए, एक सीधी रेखा में हमने रख दिया, ठीक है। तो ये किस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनके बीच के गैप को तो नहीं देख रहे कितना कितना गैप है बीच बीच में, है ना, बस हम उनको एक साथ देख रहे हैं, हमको वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गैप हम नहीं देख रहे हैं कितना है गैप। तो ये अवधारणात्मक संगठन इनके कौन से सिद्धांत पर बेस्ड है? निरंतरता का सिद्धांत है, निकटता का नियम है, संवरण लॉ ऑफ क्लोजर है। ओके, जब बंद आकृतियां होती लेकिन फिर भी वो हमें क्या होती हैं, वो आधी अधूरी भी हो तो हमें पूरी नजर आती हैं, यह सादृश्यता का नियम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। बेटा गेस्टॉल्ट की थ्योरी में ये सिद्धांत आपके आते हैं और ये सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। शिक्षकों को छात्रों के, एक सेकेंड रुको, शिक्षकों को छात्रों के विविध समूहों की आवश्यकताओं को खाली स्थान की आवश्यकता है, तो ध्यान में रखने, योजना बनाने, हैंडल करने, समझौता करने। मतलब कि छात्रों को विविध समूह, अलग अलग हमारे पास में ग्रुप है, कोई होशियार ग्रुप है, कोई कमजोर ग्रुप है, तो हमें क्या करना है भाई, हमको इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान तो रखेंगे ना, लेकिन हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी इनके लिए, ठीक है। तो आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? ओके, मतलब यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है? तो व्यक्तिगत कार्यों पर काम करना, या सहयोग से काम करना, पुरस्कार के लिए काम करना, एकांत में काम करना। तो एक समाज में रहने के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, राइट, है ना। तो यहाँ पर फिर इंडिविजुअल तो करेंगे नहीं, अलग अलग करेंगे नहीं, क्योंकि हमने सोशल समाज में बात करी है। तो इसके लिए भी हम बात नहीं करेंगे। सहयोग के साथ में, आपस में एक दूसरे के साथ में हम काम करें, तो वो सोशल स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है? ओके, मतलब जो बच्चा फेल होगा तो फेलियर में भाई कौन मदद करेगा? उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित को कहना, या क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, या उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, या उनके क्लास को ही बदल दें। तो भाई एक बच्चा है जो विद्यालय में फेल हो रहा है, तो इस चीज को हमें दूर करना है, तो हम क्या करेंगे? ये कहेंगे कि चलो अगली बार एग्जाम होगा तब देख लेंगे, है ना, वहां पर देखना कि अच्छे से और हो जाए। तो इससे क्या होगा? पिछला वाला तो खराब ही हो गया ना हमारा, है कि नहीं? तो गलत है। ब्रेक दे रहे हैं, गलत है, ठीक है। क्लास कोई गलत चेंज कर रहे, गलत है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं, मान लो कोई बच्चा 82 ला करके फेल हुआ है, अभी हम कहेंगे अरे तुम 120 ला सकते हो, भले ही उसकी क्षमता 100 की ही है, पर हम बोलेंगे ना कि तुम 120 ला सकते हो, तुम 124 130 ला सकते हो, तो हम इनकरेज करेंगे, तो बच्चा इंप्रूव करेगा। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस आपके। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करके जाना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, आपको कितनी नई चीज़ें यहाँ पर पता लगी हैं। ओके, तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए आप लोग। ओके, और आप लोग मुझे, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फॉलो कर सकते हैं। मैं 12 बजे फ्री क्लास लेती हूँ। ओके, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।